हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग हिंदी और जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। सुबह में मैं आपको हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब मैं आपको जीके का टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं। लाइक का टारगेट वही है, 100 लाइक का। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट के पास हमारी वीडियो की रीच जो है वो पहुंच सके। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? कारगिल एक यात्री की जुबानी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऋषि राज। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु इस पुस्तक का जो है वो प्रकाशन किया गया। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया? बढ़िया क्वेश्चन है। आप सभी लोग जानते हैं आदित्य L1 ये अ, सूर्य की जानकारी जुटाने जो है वो इसरो के द्वारा भेजा गया। और किस रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया गया? PSLV C57, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। PSLV का भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पोलियो डे किस दिन मनाते हैं? तो ये 24 अक्टूबर के दिन मनाते हैं। तीसरा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अक्टूबर 2023 में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ हुआ कहां पर? यह आपसे पूछा गया है। तो कहां पर हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज कहां हुई? तो सफेद हाइड्रोजन के भंडार की खोज जो है ये फ्रांस में हुई। कहां पर दोस्तों? फ्रांस में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया ये? तमिलनाडु ने। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हर्यक वंश से पहले मगध पर किस वंश का शासन था? बढ़िया क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं। हर्यक वंश से पहले मगध पर किस वंश का शासक था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वृहद्रथ वंश का। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य व नंदों के मध्य संघर्ष का उल्लेख मिलता है? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखो, मुद्रा राक्षस में अभी आपको देखने को मिलेगा, मिलिंद पन्नों में भी देखने को मिलेगा, परिशिष्ट पर्वन में भी देखने को मिलेगा। उपरोक्त तो सभी आपका सही आंसर होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों के भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है। तो कहाँ से मिलती है ये? तो ये मालविका निमित्र से मिलती है, गार्गी संहिता से ही मिलती है, और पतंजलि के महाभाष्य से ही मिलती है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही आंसर होगा। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए कहाँ से? तो कहाँ से प्राप्त हुए? बयाना से। बयाना जो है ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज दिलाने की बात कही थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? असहयोग आंदोलन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरुणा आसिफ अली ने वर्ष 1942 में गांधीवादी तरीकों से आंदोलन का नियंत्रण किया कहां पर? तो अरुणा आसिफ अली ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधीवादी तरीकों से मुंबई में आंदोलन का नियंत्रण किया। कहां पर? मुंबई में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है क्या? तो को रक्त तो आपने पढ़ा ही होगा कि एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है। रक्त के अलावा ऊतक हो गया, उसके बाद वसा, उपास्थि हड्डी, मज्जा, ये सभी जो है वो संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। गुणसूत्र किस में स्थित होते हैं? जल्दी से बताएं। तो गुणसूत्र की अगर हम बात करें कि गुणसूत्र किस में स्थित होते हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केंद्रक में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हृदय फिल इन द ब्लैंक से बना होता है, किससे बना होता है? तो हृदय जो है ये पेशी ऊतक से बना होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब किसी वस्तु पर कई बल कार्यरत हैं तो उनका परिणामी बल शून्य नहीं होता है।
तो वह बल कहलाता है, तो उस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन निश्चित होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आकार और आयतन निश्चित है तो उसको हम ठोस बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के होती है, समानुपाती होती है। पहला ऑप्शन करेक्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिंपल सा क्वेश्चन, आराम से बता सकते हैं। तो कौन सा सबसे छोटा राज्य है? गोवा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह भी सिंपल क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी कंचनजंगा, है ना, जो कि 8,598 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना। और ये भारत की सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? काली मिट्टी, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है कहाँ पर? तो सबसे ज्यादा मात्रा में केसर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो वह कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है ना। और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न विवादों का निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? तो ये उच्चतम न्यायालय करता है सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन? उच्चतम न्यायालय। संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है? तो मुख्यमंत्री के दायित्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकपाल विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा सहमति कब प्रदान की गई? तो कब प्रदान की गई? 1 जनवरी 2014 को। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? तो लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति का गठन कब हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1986 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो कौन सा कारक भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में शामिल नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा कर संग्रहण की अधिकता। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन का आधार वर्ष है। तो आधार वर्ष है 2011 से 12। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा असत्य यानी कि गलत है? मुझे कह रहा है नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बैंक के रूप में कार्य करना, आंकड़ों का संकलन करना, या शाखा का नहीं भैया, भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भी शाखा नहीं है। तो बस चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय है? तो मुद्रास्फीति रोकने के लिए कौन सा मौद्रिक उपाय है? उच्च रिजर्व की मांग। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस जिले के निकट रामगंगा और काली नदी गंगा में मिलती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज के निकट। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रेहंद नदी पर वर्ष 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रेहंद बांध परियोजना की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी ऊंचाई है? 91 मीटर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जल प्रबंधक व नियामक प्राधिकरण किस वर्ष गठित हुआ था? तो किस वर्ष गठित हुआ था ये? वर्ष 2010 में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को ताप विद्युत उत्पादन निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम व पावर कॉरपोरेशन के रूप में बांटा गया कब? तो ये वर्ष 2000 में बांटा गया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था? झांसी जिले में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, पुष्पबूदी शासक हर्षवर्धन के काल में उत्तर प्रदेश के किस जिले को महोदय सरे अथवा महोदय नगर भी कहा जाता था? तो किस जिले को कहा जाता था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
कन्नौज जिले को, और कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के उत्तर प्रदेश में कुल कितने प्राणी उद्यान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।